नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्राचीन भारत के इतिहास की समाप्ति के बाद भारत में जो मध्यकाल शुरू होता है, मध्यकाल के भारत के इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे और मध्यकाल जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है पहले, और हम जानेंगे कि इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। चलिए तो पहले मध्यकाल हम देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से शुरू होकर के ये कहाँ तक चलता है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होता है आपके 750 AD से लेकर के 1707 AD तक, 1707 AD तक। और इस मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग होता है इसका पूर्व मध्यकाल और एक भाग होता है इसका उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल शुरू होता है आपके यहाँ लिख देता हूँ पूर्व मध्यकाल, क्योंकि आगे बताऊँगा मैं। पूर्व मध्यकाल शुरू होता है 750 AD से 750 AD से 1250 AD तक, यानी 13वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का जो भारत का इतिहास चलता है, उस भारतीय इतिहास को एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और 1250 AD से यानी 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास चलता है भारत का, उस इतिहास को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अब इस मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, क्योंकि डेफिनेशन भी बता दूंगा। जैसे कोई भवन हो गया, ठीक है, भवन, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई मकान हो गया, ठीक है, मकान, कोई इमारत हो गई, ठीक है, कोई इमारत हो गई, इमारत, ठीक है, कोई किला हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं। जो ऐसे स्रोत जो क्या कहते हैं, जो किसी उसके रूप में प्राप्त हों, किसी बिल्डिंग, भवन, किसी इस तरीके से हमें प्राप्त हों और खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हों, ऐसे स्रोतों को पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अगर मैं साहित्यिक स्रोतों की बात करूं तो साहित्यिक स्रोत जैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें कौन कौन सी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पुस्तक का नाम बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी की, जिसका नाम है चचनामा। चचनामा, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे तारीख-ए-गुजीदा, ठीक है, तारीख-ए-गुजीदा, तारीख-ए-गुजीदा, ठीक है। इसके साथ साथ तहकीक-ए-हिंद, यानी कि इसे बोलते हैं किताबुल हिंद। कौन सी? किताबुल हिंद, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें हैं जो साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें जानकारी देते हैं, मध्यकाल की जानकारी देती हैं, हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देती हैं। इसके साथ साथ कुछ लेखक थे, जैसे कुछ लेखकों की बात करें, जैसे इसमें अलबरूनी उस समय भारत आया, ठीक है, अलबरूनी जैसे अलबरूनी, ठीक है। और इसके साथ साथ इब्न बतूता, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे इसका नाम था सदरुद्दीन मोहम्मद हसन, ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन, और जिन्होंने किताबुल मासीर की स्थापना करी थी। इनमें से प्रमुख महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, और इसके साथ साथ साहित्यिक और पुरातात्विक, ये स्रोत प्राप्त होते हैं हमें मध्यकाल की जानकारी के, ठीक है। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं और भी बहुत सारे लेखक हैं जो समय समय पर, जैसे विजयनगर साम्राज्य में निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, इटली का यात्री, जैसे निकोलो डी कॉन्टी, कौन? निकोलो डी कॉन्टी,
निकोलो डी कॉन्टी, ये बहुत सारे यात्री आए। ठीक है, तो बहुत सारे यात्री, विदेशी यात्री मध्यकाल में भारत आए और उनके यात्रा विवरण के कारण ही हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे पहले पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताए थे, तो हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पुस्तक कहाँ लिखी और इसका लेखक कौन है, सन कब लिखी गई थी। जैसे पहली पुस्तक है, इसका नाम है कामितुल त्वारिख। ठीक है, पहली पुस्तक इसका नाम है कामितुल तवारीख। चलिए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, एक पुस्तक क्या है और ये किस चीज़ की हमें जानकारी देती है। ठीक है, चलिए पहले अगर हम वर्ष की बात करें भैया, देखिए इसका वर्ष कब से कब तक के कब लिखी गई थी, तो सन 1230 में, सन 1230 AD में इस पुस्तक को लिखवा गया था। ठीक है, और किसने लिखी थी, ये लेखक कौन है, लेखक है इसका इब्नुल नासिर। इब्नुल नासिर इसका लेखक है। और इसमें जानकारी किस चीज़ की मिलती है, देखिए जानकारी इस पुस्तक से जानकारी मिलती है मध्य एशिया के इतिहास की जानकारी। किसकी, मध्य एशिया के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी मध्य एशिया में क्या क्या हुआ, मध्य एशिया की प्रमुख घटनाएं, मध्य एशिया में आने वाले प्रमुख शासक, मध्य एशिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इस सभी की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। इसका नाम है कामितुल त्वारिख। लेखक कौन है, इब्नुल नासिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पुस्तक, पहले मैं इसकी थोड़े से वो बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको और स्वच्छ तरीके से दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है, नेक्स्ट पुस्तक का नाम है तारीख ए जहान गुसाई। तारीख ए जहान गुसाए। ठीक है, जुबैनी। कौन सी, जुबैनी। तारीख है जहान गुसाई जुबैनी, ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक के बारे में हम जानेंगे कि इसका लेखक कौन है। ठीक है, कब लिखी गई थी, इस पुस्तक को लिखा किसने था। ठीक है, चलिए सन की बात करें तो सन 1260 AD, 1260 AD। लेखक की बात करें तो लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक थे, इनका नाम था अतामलिक जुबैनी। अतामलिक जुबैनी। अतामलिक जुबैनी इस पुस्तक का लेखक था। और यह किस चीज़ की जानकारी देता है, जानकारी की बात करें तो इससे हमें जानकारी क्या मिलती है, जानकारी जो मिलती है इस पुस्तक से वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी क्या है, देखिए जानकारी है 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में घटी मध्य एशिया में जो भी घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में घटी मध्य एशिया की घटनाएं, मध्य एशिया की घटनाएं। मध्य एशिया की घटनाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तीसरी पुस्तक के बारे में।
तो इसका नाम है तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा, अभी मैंने बताया था इस पुस्तक के बारे में। तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा। तारीख ए गुजीदा की बात करें तो ये सन यानी कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 14वीं शताब्दी में, यानी 1329 एडी में। कब? 1329 एडी, इसे 14वीं शताब्दी कहते हैं। 1329 एडी में इस पुस्तक को लिखा गया था, तारीख ए गुजीदा। इसका लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें तो इसका लेखक है हमदुल्ला मस्तौफ़ी कज़विनी। हमदुल्ला मस्तौफ़ी कज़विनी। हमदुल्ला मस्तफ़ी कज़विनी, ठीक है। और जानकारी क्या मिलती है इससे? जानकारी तो भैया इससे जो जानकारी मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी है गजनवी, ससनवी, गजनवी, ठीक है, सनसनवी, सनसबनी वंश है ये भी एक, और दिल्ली के सुल्तानों का विवरण। दिल्ली के सुल्तानों का विवरण इस पुस्तक से मिलता है। यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान आए, जैसे कौन कौन से वंश आए। गजनवी वंश यहाँ दिल्ली में नहीं आया था, लेकिन गजनवी वंश आया। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन धन संपदा को लूट करके वापस अपने गजनी चला गया। तो गजनवी वंश गजनी, तो गजनवी वंश, ससनवी वंश, और इसके साथ साथ दिल्ली के प्रमुख सुल्तान जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, आराम शाह, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है, ये सभी के सभी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, इन सभी सुल्तानों की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक का नाम है तारीख ए गुजीदा। 1329 एडी में इसको लिखा गया था। जिस समय इस पुस्तक को लिखा गया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखना, क्योंकि 1329 यहाँ पर आ रहा है। ये उस समय की बात है जब इस समय इसने मुद्रा का प्रचलन किया था। पहली नोटबंदी भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो पहली बार नोटबंदी शुरू हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, नोटबंदी। चलिए, ये भी एक नोटबंदी थी जो उस समय MBT ने चलवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चौथा देखिए, चौथी पुस्तक कौन सी है? चलिए, चौथी पुस्तक, इसका नाम है जवामिल हिकायत। जवामिउल हिकायत। ठीक है, जवामिल हिकायत। इस पुस्तक की बात करें, जवामिल हिकायत, और वर्ष कब लिखी गई थी, ठीक है, सन मतलब किस सन में लिखी गई थी, तो 1227 एडी, 1227 एडी में इस पुस्तक को लिखा गया था। इसकी लेखक की बात करें, इसका लेखक कौन है, तो इस पुस्तक का लेखक है नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद ओकी इस पुस्तक का लेखक है। ये पुस्तक हमें जानकारी किस काल की देती है, तो देखिए जानकारी हम आगे बात करेंगे, जानकारी, ठीक है, जानकारी। तो जानकारी की बात करें, जानकारी क्या मिलती है इस पुस्तक से,
तो इस पुस्तक यानी जवामिल हिकायत पुस्तक से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हमें इल्तुतमिश द्वारा क्वाचा के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश द्वारा क्वाचा, नासिरुद्दीन क्वाचा, बताऊंगा कौन था ये, क्वाचा के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण। ठीक है, देखिए नासिरुद्दीन ख्वाजा कौन था? इल्तुतमिश को तो आप जानते हैं, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हुआ ये था कि जब 1191 AD में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है तो ये वापस चला जाता है कहाँ? अफ़गान, अपने वापस चला जाता है। वहाँ जाकर के एक साल पूरी कुशलता के साथ रणनीति बना करके वापस पुनः 1192 AD में फिर से तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के सामने आता है। जब पृथ्वीराज चौहान के सामने ये अपनी सेना लेकर के आता है तो इसकी सेना में 3 महत्वपूर्ण उस समय के सैनिक थे, जिसका नाम था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका एक गुलाम था, नासिरुद्दीन ख्वाजा और ताजुद्दीन यल्दौज। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण इसके गुलाम थे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही उस समय पृथ्वीराज चौहान को जख्मी किया था, इन्होंने ही मारा था उस समय मोहम्मद गोरी के कहने पर। जब मोहम्मद गोरी 1206 AD में यहाँ से वापस चला जाता है भारत को छोड़ करके, तो अपने जीते हुए विजित क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है। ठीक है, एक आपके सिंध वाला क्षेत्र, सिंध मुल्तान वाला, एक गजनी वाला क्षेत्र और एक आपका भारतीय क्षेत्र जो जीता हुआ क्षेत्र था, जिसमें भारतीय क्षेत्र पर तो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन ख्वाजा और ताजुद्दीन यल्दौज, ये दोनों मिलकर के गजनी और सिंध वाले क्षेत्र को लेते हैं। बाद में ख्वाजा और इसके मध्य वैवाहिक संबंध होते हैं। इल्तुतमिश इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, ठीक है, आपसी संबंधों के माध्यम से ये क्या करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं और उसके बाद अपने इल्तुतमिश के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद इनमें युद्ध भी होता है, कार्रवाई भी की जाती है। तो उसी की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है इस पुस्तक से। इसका नाम था जवामिउल हिकायत। ठीक है, चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। चचनामा, ठीक है, चचनामा। और इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन गूगल पे अल मसूदी नामक एक व्यक्ति का नाम लिख रखा है कि अल मसूदी ने इसको लिखा था, लेकिन इस पुस्तक का लेखक कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए वास्तविकता में कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक कोई नहीं है, याद रखना। चलिए लेखक की बात करें तो अज्ञात। ठीक है, चलिए चचनामा, लेखक अज्ञात, अज्ञात अरबी। कोई अरबी था जिसने ये भाषा लिखी थी, यानी अरब का रहने वाला था जिसने ये पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था चचनामा। ठीक है, बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने इसे अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया था बाद में। ठीक है, ठीक है, इसका नाम था कुकी था। चलिए, तो बाद में ये क्या हुआ था, तो इसके बारे में जानकारी दें हम। तो चचनामा के बारे में अज्ञात लेखक ने लिखी थी, बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद, ठीक है, बाद में, ठीक है, बाद में। तो इसका नाम था मोहम्मद अली बिन अबू बकर, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी। ठीक है, भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी ने। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन ख्वाजा के समय में इसका फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है, याद रखना, पहले ये अरबी भाषा में थी, अरबी भाषा में थी इसके शासनकाल में, लेकिन बाद में नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में नासिरुद्दीन ख्वाजा के समय में
फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और फारसी भाषा का अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था ये वाले अबू बकर कुकी। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पहले तो अरबी भाषा में लिखी गई थी चाचनामा, अज्ञात लेखक ने लिखा, कोई अरबी लेखक था और अरबी लेखक है तो सामान्यतः आप जान सकते हैं कि अरबी भाषा में ही इस पुस्तक को लिखेगा। बाद में अबू बकर कुकी आए, जब उस समय नासिरुद्दीन ख्वाजा यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। तो नासिरुद्दीन ख्वाजा के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी। इन्होंने फारसी भाषा, देखिए यहाँ मैंने फारसी भाषा इसलिए लिखा, सॉरी अरबी भाषा इसलिए लिखा है क्योंकि जब इन्होंने अरबी भाषा में ये पुस्तक थी, तो जब इन्होंने अनुवाद किया था इसका तो तभी अरबी भाषा में थी, बाद में इसको अनुवाद करने में ये फारसी भाषा लगाई थी इन्होंने, तो फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था इसका। ठीक है, चलिए अब ये जानकारी हमें किस चीज़ की देती है, चलिए जानकारी देख लेते हैं एक बार, जानकारी। ठीक है, इस पुस्तक की जानकारी क्या मिलती है इस पुस्तक से? इससे जानकारी मिलती है कि खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड कैसे दिया। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है? तो खलीफा क्या नाम था? इस्लाम का खलीफा, इस्लाम का खलीफा, उसका नाम था वाहिद। 712 में कौन आया था? 711 में वैसे यहाँ आ चुका था, लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय दाहिर पर आक्रमण किया। सिंध का शासक उस समय दाहिर था, दाहिर को पराजित किया, यहाँ पर कुछ समय के लिए रहा। 714 में जब वापस लौटा, ये वापस लौटने के बाद इसको यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, कहाँ? बगदाद, वहीं पर ही। ठीक है, चलिए, तो वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया। ठीक है, याद रखना, मृत्युदंड दिया। ये जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। किसके कहने पर? दाहिर की 2 पुत्रियां परमल और सूर्यमल, इनके कहने पर ही इसने मृत्युदंड दिया था, जबकि उन्होंने इस पर आरोप लगा दिया था उस समय। आगे बताएंगे जब हम दाहिर पढ़ाएंगे, सिंध के शासक के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। चलिए लास्ट पुस्तक देख लेते हैं। अभी पुस्तक और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट की चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो लास्ट पुस्तक कौन सी? इसका नाम है तहकीक ए हिंद, बहुत इम्पोर्टेंट है। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक। ठीक है, चलिए, भाषा कौन सी थी? भाषा इसकी अरबी। पहले सन की बात कर लेते हैं, कितने सन तक की बात कर रहे हैं? तो 1017 AD से 1030 AD तक की जानकारी ये हमें देती है पुस्तक। ठीक है, और इसमें 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। ठीक है, जानकारी, ये भाषा कौन सी है? अरबी भाषा में अल-बरूनी द्वारा, अरबी भाषा में अल-बरूनी द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद इस पुस्तक का अरबी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया था सुचाऊ द्वारा, सचाऊ। और सचाऊ ने इस पुस्तक को जिस अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, तो किस लिए, मतलब इसका शीर्षक क्या रखा था? इसका लिखा था अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। ठीक है, इस नाम से। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी, यानी सचाऊ ने जो पुस्तक लिखी, ये पुस्तक लिखी थी किस नाम से? इसको अन्य नाम दिया था, नाम। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक को नाम दिया था, नाम है इसका अल-बरूनी
इंडिया, अल बरूनी, इंडिया एन अकाउंट an account of the religion नाम से। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद, एक बार हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। इनका अनुवाद किया था हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने। क्या नाम है इनका? रजनीकांत शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये जानकारी हमें देती है उस समय महमूद गजनवी के शासनकाल की। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, इस सब की हमें जानकारी देती है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को करना ना भूलें, क्लास को देखना ना भूलें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण इस क्लास में चलेगी। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल अभी मोहम्मद बिन तुगलक, उनसे पहले दिल्ली सल्तनत तो आएगा, लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारे शासक आएंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। उससे पहले की बात करें तो मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि क्रम से चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास में, अभी तो यही क्लास अभी बची है, इसमें बातें करेंगे अभी, क्योंकि अभी बहुत सारी पुस्तकें और हैं जो जानकारी देती हैं हमें हर चीज़ के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।